स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे केस में मतलब यूकैरियोटिक की केस में जीन एक्सप्रेस होती है। मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू बताऊंगा और आपको ओवरव्यू से ही पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का कंटेंट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये वीडियो जो कंप्लीट देखोगे अगर आपको ओवरव्यू थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी है और जो ऑर्गन है वो बहुत सारे टिश्यू से बने होते हैं और जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। सो अल्टीमेटली जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो है एक सेल। और हमें पता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है मतलब जीन है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये सेल का न्यूक्लियस है और जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक के केस में वो न्यूक्लियस में भी क्रोमेटिन के अंदर पैक्ड होता है, यानी क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है। तो हम स्टडी करेंगे कि जो ये क्रोमेटिन क्या होता है और ये कैसे डीएनए को पैक करता है और क्रोमेटिन से डीएनए अलग कैसे होगा, ये क्रोमेटिन से ये वाला डीएनए कैसे अलग होगा। इसके लिए जो है डिफरेंट प्रोसेस हो गए लाइक डीएनए रीमॉडलिंग, हेटेरोक्रोमेटिनाइजेशन और डीएनए मिथाइलेशन, जो कि हम अभी स्टडी करेंगे डिटेल में। फिर हम देखते हैं कि इस डीएनए से प्राइमरी एमआरएनए कैसे बना। इस डीएनए से प्राइमरी एमआरएनए कैसे बना बाय डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक रेगुलेटरी एलिमेंट्स का यूज हुआ उसमें, एनहांसर, एक्टिवेटर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ऑपरेटर्स, आरएनए पॉलीमरेज, वो चीज हम स्टडी करेंगे। फिर इस प्राइमरी आरएनए से ये मैच्योर एमआरएनए कैसे बना, मतलब इसमें कैपिंग, टेलिंग, स्लाइसिंग कैसे हुई, प्राइमरी से मैच्योर आरएनए कैसे बना, वो चीज हम स्टडी करेंगे। जैसे ही आरएनए मैच्योर हो जाता है फिर वो न्यूक्लियस से साइटोसोल में आ जाता है और साइटोसोल में राइबोसोम यूनिट के साथ बाइंड होता है और एक प्रोटीन बनाता है जिसको हमने बोला प्राइमरी प्रोटीन, है ना। देखो मैच्योर आरएनए में क्या हुआ, ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर्स आए, राइबोसोम्स आया, टीआरएनए आया और उन्होंने प्राइमरी प्रोटीन बनाया। फिर इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन होती है लाइक यूबिक्यूटिनाइजेशन, ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह और वो एक मैच्योर प्रोटीन बनाता है। वही चीज जो हमने अभी डिटेल में स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है और प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड से बनी होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है ना। और जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है। और जो फॉस्फोरिक एसिड है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं। सो ओवरऑल प्रोटीन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में इंटरेक्शन शो करता है, इसलिए क्रोमेटिन के अंदर जो वो डीएनए पैक्ड होता है। सो हमने देखना है कि क्रोमेटिन से डीएनए अलग कैसे होगा। हमने देखा था कि ये पॉसिबल है क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के थ्रू। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले क्रोमेटिन में डीकंडेंसेशन होती है, मतलब कि जो क्रोमेटिन है ये डीएनए को कंडेंस करके रखता है, टाइटली पैक करके रखता है। तो क्या होगा, डीकंडेंसेशन मतलब कि रिलैक्सेशन होगी। वो कैसे होगी, हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू। ये जो हेड्स एंजाइम है ये प्रोटीन पे एसिटाइल ग्रुप ऐड करता है और जो एसिटाइल ग्रुप है ये नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज है। जब बहुत सारे एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन में ऐड कर दिए जाएंगे तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे। जब इसमें बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आएंगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और आपस में नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे डीएनए जो अलग होने की कोशिश करेगा और अलग कैसे होगा एक्चुअल में, जैसे ही इसने एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए तो जो ये SWY और SNF फैमिली है इसके पास ब्रोमोडोमेन होता है और ये ब्रोमोडोमेन रिकॉग्नाइज करता है एसिटाइल ग्रुप को कि एसिटाइल ग्रुप कहाँ लगा है। तो ब्रोमोडोमेन वहाँ पे SWY और SNF को ले जाएगा और जो ये SWY और SNF है ये स्लाइडर की तरह काम करते हैं। स्लाइडर कुछ नहीं होता, स्लाइडर मतलब जो कि स्लाइड करता है चीज को आगे ले जाता है। और एक मेन चीज याद रखना कि ये एटीपी डिपेंडेंट है। तो जैसे ही इसने रिकॉग्नाइज किया कि एसिटाइलेशन हुई है लाइसिन और आर्जिनिन पे
HWI और SNF क्या करता है, ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है इसको डीएनए से अलग कर देता है, और जब डीएनए एक्सपोज हो जाएगा फिर तो वहां से आराम से जो आगे ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। तो सेकंड केस क्या होता है, जो हिस्टोन से डीएनए अलग हुआ है ये कंडेंसेशन के थ्रू वापस क्रोमेटिन के अंदर पैक्ड होता है। वो कैसे, हिस्टोन डी एसिटाइलेशन ट्रांसफेरेज एंजाइम के थ्रू या हिस्टोन मिथाइलेशन ट्रांसफेरेज के थ्रू, मतलब ऐसी एंजाइम जो एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करती है, ऐसी एंजाइम जो एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करती है उसके थ्रू जो है वो वापस कंडेंस्ड हो सकता है। ये एक सीएसडी फैमिली है, क्रोमोडोमेन रिकॉग्नाइज करेगा कि किस पे एसिटाइलेशन हुई है तो वहां पे आएगा और उसको डी एसिटाइलेट करेगा और दोबारा जो उसको कंडेंस्ड करेगा, या मिथाइलेशन के थ्रू जो कंडेंस्ड होती है। मिथाइलेशन के थ्रू कैसे होती है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये था क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का। सेकंड आया इटेरोक्रोमेटिनाइजेशन और होमोक्रोमेटिनाइजेशन। इटेरो मतलब जो टाइटली पैक्ड करता है और होमो मतलब लूजली पैक्ड, है ना। इटेरोक्रोमेटिनाइजेशन को ट्रू जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, मतलब कि ये जहां पे ऐसी सिचुएशन हो जिस डीएनए पे तो वो डीएनए साइलेंस डी रहेगा, वो कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। कैसे होगा ये होता है मिथाइलेशन के थ्रू। अगर मिथाइलेशन हो हिस्टोन प्रोटीन के मतलब थर्ड हिस्टोन में, देखो डीएनए को पैक करती है बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन, अगर मिथाइलेशन तीसरे हिस्टोन प्रोटीन में हो और उसे तीसरे हिस्टोन प्रोटीन के ये जो के है ये लाइसिन का सिंबल है, मतलब तीसरे हिस्टोन प्रोटीन के 9th पोजीशन ऑफ लाइसिन रेजिड्यू में, मानो कि ये आपकी तीसरी हिस्टोन प्रोटीन है और इसमें बहुत सारे लाइसिन रेजिड्यू है इस तरह से, तो जो हिस्टोन 3 है ये इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th रेजिड्यू के लाइसिन में मिथाइलेशन होगी, और या फिर H3 और लाइसिन के 27 रेजिड्यू पे मिथाइलेशन होगी, तो फिर वो जो है रिकॉग्नाइज करेंगे क्रोमोडोमेन, उनको क्रोमोडोमेन रिकॉग्नाइज करेंगे और जो HP1 प्रोटीन है वो जो है वो उसको क्या कर देगा, कंडेंस्ड कर देगा क्रोमेटिन को, मतलब कि डीएनए को पैक्ड कर देगा क्रोमेटिन के अंदर, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन। आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक बार फिर से बताता हूं मैं। देखो जब मिथाइलेशन होगी हिस्टोन 3 और लाइसिन 9 रेजिड्यू पे या हिस्टोन 3 और लाइसिन के 27 रेजिड्यू पे, तो समझो कि वो जो है वो ट्रू जीन साइलेंसिंग होगा, मतलब वो क्या करेगा, कंडेंसेशन करेगा, वापस जो है वो डीएनए को पैक्ड करेगा क्रोमेटिन के अंदर, इतना ध्यान रखो आप, है ना। और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता। और हाँ, अगर मिथाइलेशन हो H3 और लाइसिन 4 रेजिड्यू पे या H3 और लाइसिन 36 पे या H3 और लाइसिन 79 पे, तो उनको रिकॉग्नाइज करता है ब्रोमोडोमेन। और हमने देखा था ब्रोमोडोमेन क्या करता है, क्रोमेटिन को या हिस्टोन को डीएनए से अलग करता है, जब डीएनए अलग हो जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटेड है वो डीएनए। ये था आपका मिथाइलेशन का प्रोसेस। आगे आया रेगुलेटरी एलिमेंट्स का रोल। देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैंने आपको डीएनए दिखाया हुआ है और डीएनए में बहुत सारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लाइक एनहांसर, साइलेंसर, इंसुलेटर्स, और ये प्रोमोटर है। प्रोमोटर एक ऐसा रीजन है डीएनए का जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करती है। फिर आगे है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ऐसा रीजन है डीएनए का जहां पे रिप्रेसर या हम बोल सकते हैं रेगुलेटर बाइंड कर सकता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट भी कर सकता है। आगे है स्टार्ट सीक्वेंस, मतलब यहाँ से जो ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होती है। तो देखो जो ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स है लाइक एनहांसर, साइलेंसर और इंसुलेटर, इनको बोलते हैं हम सिस रेगुलेटिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये विद इन द जीन प्रेजेंट है, ये एक जीन है, इस जीन के अंदर ही प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस रेगुलेटिंग एलिमेंट्स। और इनका क्या रोल है हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल में। और फिर आया जो आपके रेगुलेटरी एलिमेंट्स बाहर से आएंगे उनको बोलते हैं हम ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए और आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है जो बाहर से आती है, उनको बोलते हैं हम
ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि क्रोमेटिन से डीएनए कैसे बनता है, वो हमने देख लिया। अब डीएनए से प्राइमरी आरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। और प्राइमरी आरएनए से मैच्योर आरएनए को बनने को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। पोस्ट मतलब कि ट्रांसक्रिप्शनल के बाद की रेगुलेशन। और मैच्योर आरएनए से प्राइमरी प्रोटीन बनना मतलब कि ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। और प्राइमरी प्रोटीन से मैच्योर प्रोटीन बनना मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। तो वैसे हमने ये चीज ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे डिटेल में स्टडी कर दिया है, पर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, ये जो आपका डीएनए यहाँ पे इस तरह से ये एक्सपोज हो जाता है, और फिर यहाँ पे जो है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होती है और प्रोमोटर रीजन्स पे, और वो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है। ये हुआ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, फिर इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि आरएनए प्रोसेसिंग होती है, मतलब 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगती है और 3 प्राइम एंड पे टेलिंग लगती है, और बीच में होती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब कि जो प्राइमरी एमआरएनए है ये एक्सॉन और इंट्रॉन से बना होता है। इंट्रॉन ऐसी सीक्वेंस होती है जिनको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करती, और एक्सॉन होती है प्रोटीन कोडिंग। तो जो इंट्रॉन्स को है वो रिमूव कर दिया जाता है और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो इससे बन गया ये मैच्योर आरएनए। फिर मैच्योर आरएनए इस तरह से आपका अलग हो जाता है, इस तरह से, और इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशनल इनिशिएशन फैक्टर्स आते हैं, राइबोसोम्स के यूनिट इस तरह से बाइंड होते हैं और वो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन। फिर ये जब प्राइमरी प्रोटीन अलग हो जाती है और इसमें आपका ग्लाइकोसाइलेशन होती है, लाइक एन लिंक्ड में ग्लाइकोसाइलेशन होगी, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगी, यूवी किटनेलेशन होगी, और उससे बनेगा मैच्योर प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन। स्टूडेंट्स, ये चीज हम जो है और ये डिटेल में स्टडी कर चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल में। तो अगर आपको कोई इस टॉपिक से डाउट होगा, कोई क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।